हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सी प्लस प्लस सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। पहले स्टार्ट करते हैं, डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट। डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस आर टू टाइप्स। पहले डेटा टाइप क्या होता है, देखिए डेटा टाइप होता है जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल में डिक्लेयर करने वाला हूँ इंट एन नाम का, तो एन क्या है, मेरा वेरिएबल है। लेकिन अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जो प्रोग्रामिंग के दौरान किसी वैल्यू को होल्ड करता है। अब वेरिएबल कैसी वैल्यू होल्ड करेगा ये कौन बताता है, डेटा टाइप। तो यहाँ इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप होता है। यानी कि जो इंट हो गया वो हो गया डेटा टाइप, और जो एन है वो है वेरिएबल। और वेरिएबल क्या करेगा, प्रोग्रामिंग के दौरान किसी वैल्यू को स्टोर करता है। और वो कैसी वैल्यू स्टोर करेगा ये क्लियर करता है उससे पहले लिखा जाने वाला ये डेटा टाइप। तो एक तरीके से डेटा टाइप क्या बता रहा है, डेटा का टाइप, यानी कि एक वेरिएबल कैसा डेटा स्टोर करेगा उसका टाइप जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, डेटा टाइप करता है। अब सी प्लस प्लस में क्या है, देखिए दो तरीके के मेन डेटा टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप के डेटा टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, या फंडामेंटल डेटा टाइप, या एटॉमिक डेटा टाइप, या इंट्रिंसिक डेटा टाइप। इनके चार नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्रिमिटिव, फंडामेंटल, एटॉमिक और इंट्रिंसिक डेटा टाइप। दीज डेटा टाइप्स कम एज अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज लोड करते हैं, सी प्लस प्लस या जावा, ठीक है, वैसे तो सी और सी प्लस प्लस का एक कॉमन सॉफ्टवेयर होता है, और या सी शार्प या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग अगर अपने कंप्यूटर में लोड करते हैं तो ये उस सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं। ऑलरेडी हमें पहले से ही एज ए गिफ्ट प्रोवाइड हो जाते हैं। यानी कि ये पहले से हमें मिले हुए होते हैं। इनकी रेंज या इनका जो कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, ऑलरेडी पहले से फिक्स होता है। हम लोग इनमें किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज दिस डेटा टाइप्स डेफिनेशन, नेचर एक्सेट्रा। यानी कि आप इनकी डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी हम बात करने वाले हैं इंट के बारे में कि इंट मेमोरी में 2 बाइट कवर करता है, तो अभी आप 2 का 1 बाइट नहीं रख सकते इसको, या 3 नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहले से डिसाइडेड होता है, तो हम लोग इसमें किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं कर पाएंगे। द साइज ऑफ दीज डेटा टाइप्स आर फिक्स्ड। इनका साइज फिक्स होता है। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स 4 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, तो हमारे सी प्लस प्लस में 4 डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है इंट, सेकेंड होगा कैर, थर्ड होगा फ्लोट, और फोर्थ और लास्ट होता है डबल। पहले हम बात करते हैं इंट डेटा टाइप के बारे में। तो इंट डेटा टाइप किस लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए। तो इंटीजर का मतलब है पूर्णांक संख्याओं को स्टोर करने के लिए हम लोग इस डेटा टाइप का यूज करते हैं। यानी कि अगर मैंने डेटा टाइप इंट लिखा है तो इसके बाद लिखे जाने वाले वेरिएबल के अंदर हम लोग केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इंटीजर का मतलब होगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है, लेकिन कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। इट कवर्स 2 बाइट इन मेमोरी। यानी कि सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर होता है, अगर हम कोई एक इंट डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यूं मान के चलिए इसके लिए मेमोरी में 2 बाइट स्पेस कवर होती है। ठीक है, ये लैंग्वेज बाय लैंग्वेज अलग अलग होता है। जैसे हम लोग जावा में 4 बाइट कवर करते हैं इंट के अंदर, और यहाँ पे सी प्लस प्लस या सी का जो कंपाइलर है वो 2 बाइट मेमोरी में जगह कवर करता है अगर हम एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सेकेंड आते हैं कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं कैर। एन आइडेंटिफायर डिक्लेयर्ड एज कैन स्टोर अ कैरेक्टर, इट कवर्स 1 बाइट इन मेमोरी। यानी कि ये मेमोरी में 1 बाइट कवर करता है, और अगर किसी भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को आपको होल्ड कराने हैं तो हमें कैर डेटा टाइप का यूज करना होता है। अब कैर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे एन को अगर वैल्यू देनी है, इंट टाइप का है, तो हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं इंट एन। ठीक है, इसको ऐसे हमने यूं लिख लिया। अगर हमें कैर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, कैर, और मैंने लिखा सी एच, एक वेरिएबल हो गया। अब कैरेक्टर हमें इसके अंदर होल्ड कराना है तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो कैर क्या है, हमारा कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक डेटा टाइप यूज किया गया है, उसका नाम होता है कैर।
अब ये CH है वेरिएबल और ये जो हो गया A हो गया वैल्यू। अब कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं और यहाँ पे मैंने इंटीजर को बताया है int n = 5, तो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक को विदाउट कोट्स लिखा जाता है। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास फंडामेंटल होता है फ्लोट। इसमें हम लोग फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, यानी कि फ्रैक्शनल टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। दोनों तरीके की वैल्यू स्टोर हो सकती है, पॉजिटिव और निगेटिव। An identifier declared as float can hold a floating point number. It covers 4 byte in memory. ये मेमोरी में 4 बाइट कवर करता है। नेक्स्ट आते हैं डबल डेटा टाइप फॉर डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। देखिए जो फ्लोट और डबल होता है, इन दोनों का काम फ्रैक्शनल टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए हम लोग करते हैं। बस फर्क क्या होता है, ये जो होता है छोटी फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करता है फ्लोट, और डबल के अंदर थोड़ी सी बड़ी लार्ज वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो the double data type is also used for handling floating point numbers, but it occupies twice as memory as float। यानी कि जितनी मेमोरी फ्लोट कवर करता है, जैसे अगर हमको फ्लोट डेटा टाइप अगर मैंने डिक्लेयर किया फ्लोट, मैंने इसके अंदर n लिख दिया 4.12, सपोज ऐसे लिखा, ठीक है। तो अब ये जो फ्लोट होता है ऑलरेडी हमने बताया 4 बाइट मेमोरी में स्पेस कवर करता है, और डबल जो होता है वो मेमोरी में 8 बाइट स्पेस कवर करता है, इसलिए जस्ट डबल हो गया ना भाई। जितनी जगह आप स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, जितनी जगह आपके अंदर होती है या जितनी वैल्यू आप स्टोर करते हैं, आपसे जस्ट डबल वैल्यू कौन स्टोर करता है, डबल डेटा टाइप करता है। इसलिए इसका जो साइज होता है वो जस्ट डबल हो जाएगा, तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता फ्लोट और डबल में, दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। तो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप 4 तरीके के हो गए। फर्स्ट होगा इंट, सेकेंड होगा कैर, थर्ड होगा फ्लोट और लास्ट होगा डबल। अब इसमें भी जो INT होता है उसमें हम 3 तरीके की वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। जैसे एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं, अभी हम जब इसका प्रैक्टिकली प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। सेकंड में ऑक्टल टाइप की वैल्यू को स्टोर करता हूँ। थर्ड में इसके अंदर हेक्साडेसिमल टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अभी मैं कुछ देर के बाद में इस प्रोग्राम का प्रैक्टिकल जब आपको समझाएंगे तो ये तीनों चीजें क्लियर करेंगे। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है रेफरेंस और डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड और कंपोजिट डेटा टाइप। पहला हमारा जो डेटा टाइप था प्रिमिटिव, फंडामेंटल, एटॉमिक, इंट्रिंसिक था। सेकंड डेटा टाइप हमारा होता है रेफरेंस डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। These data types are constructed from primitive data type, यानी कि इन डेटा टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है या ओरिजिनेशन होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के कारण ही होता है। यानी कि जिन डेटा टाइप को हम कह सकते हैं यूजर डिफाइंड, यानी कि जिनको यूजर डिफाइंड करेगा वो डेटा टाइप क्या हो गए, यूजर डिफाइंड या रेफरेंस डेटा टाइप या डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब होता है जिनका जन्म किसी और के कारण हो या जिनका ओरिजिनेशन किसी और के कारण हो। तो अब ये जो फंडामेंटल डेटा टाइप है उन्हीं के कारण हमारा ये डिराइव्ड डेटा टाइप यानी कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट होते हैं, जिस कारण इसके लिए हम लोग डिराइव्ड वर्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा these data types store the memory address of an object. These are classes, arrays, structure, union, etc. यानी कि जो हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होंगे वो क्या होंगे, जैसे क्लास है, यूनियन है, स्ट्रक्चर है, एरे है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं। नेक्स्ट अब हम सीखने वाले हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, देखिए अ वेरिएबल इज नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। यानी कि एक मेमोरी लोकेशन जो प्रोग्रामिंग के दौरान वैल्यू को स्टोर करता है उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं अगर इस वेरिएबल को बात करता हूं जैसे int num, इसको हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर किया मैंने int num, तो ये कैसे आया होगा। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। जैसे मैंने अगर ये बनाया तो ये एक मेमोरी लोकेशन हो गया, इस मेमोरी लोकेशन का क्या नाम होता है, एन होता है। अब मेमोरी लोकेशन क्या होती है, देखिए ऑलरेडी आपको मालूम है कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए उसका जो मेमोरी यूनिट है उसके अंदर छोटे छोटे मेमोरी सेल्स बने होते हैं, और इन्हीं मेमोरी सेल्स के अंदर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करते हैं। तो जब किसी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के लिए एक मेमोरी सेल क्रिएट हो जाता है हमारी मेमोरी के अंदर। अब हर मेमोरी सेल का एक अलग यूनिक नेम होता होगा
और उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल इज नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, एक मेमोरी सेल का नाम है, विच स्टोर्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग के दौरान क्या करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा। तो जब मैंने एक प्रोग्राम शुरू होने से के समय एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम क्या है, एन है। अब इस एन का मैं यूज कब करूंगा भाई, प्रोग्राम के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसका यूज करेंगे ना। जैसे सपोज अगर मैं किसी बिजनेस को अभी स्टार्ट करने वाला हूं, तो उस बिजनेस में जैसे कोई भी जो प्रोडक्ट आएंगे, तो मैंने क्या बनाया, एक गोदाम बनाया, ठीक है, एक स्टोरेज रूम बनाया। तो उस स्टोरेज रूम का क्या यूज होगा भाई, उस बिजनेस के दौरान जो भी वैल्यू जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट आएंगे, उसको स्टोर करने के लिए उस गोदाम या उस रूम का मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे ही एक मेमोरी सेल मैंने बनाया। अब मेमोरी सेल क्या काम करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। और कब करेगा, जब हम किसी प्रोग्राम को बनाएंगे, तो प्रोग्राम के दौरान जो वैल्यूज मेरे को मिलेंगी, उन वैल्यू को मैं इस मेमोरी सेल के अंदर स्टोर करता हूं। अब जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे int n num मैंने लिखा, तो यहाँ num क्या हो गया, वेरिएबल का नाम है, int क्या है, यहाँ डेटा टाइप है। अब कोई मेमोरी सेल कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, ये कौन बताता है, उसका डेटा टाइप बताता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ डेटा टाइप int लिखा, तो ये मेमोरी में कितना बाइट कवर कर रहा है, 2 बाइट। यानी कि मेमोरी सेल बना, लेकिन कितने साइज का बना, 2 बाइट का बना, क्योंकि हर मेमोरी सेल की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगा। जैसे मैंने कहा भाई, वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं रूम बना लेता हूँ, तो अब रूम क्या है, रूम का साइज भी तो अलग अलग होता है ना, कोई छोटा कमरा होता है, कोई बड़ा कमरा होता है। तो ये डेटा टाइप बताता है कि भाई वो मेमोरी सेल बनेगा, लेकिन कितने साइज का बनेगा, ये डेटा टाइप के थ्रू क्लियर होने वाली होती है। तो A variable definition tells the compiler, एक वेरिएबल डेफिनेशन जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्या होता है, tells the compiler where and how much storage to create for the variable, यानी कि कहां पर और कितनी जगह किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये वेरिएबल डेफिनेशन के दौरान, यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान हमारा डिसाइड होता है। अब बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि भाई अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहले से ही मेरे को जो स्टोर रूम है वो पहले से ही बना के रखना होगा, तभी तो मैं बिजनेस के दौरान उसके अंदर प्रोडक्ट को स्टोर करूंगा। या ऐसे प्रोग्राम अगर हमें बनाने हैं, तो प्रोग्राम के दौरान अगर किसी वैल्यू को स्टोर कर रही है, तो कौन स्टोर करेगा, मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल कौन है, वेरिएबल है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें वेरिएबल बनाना होगा ना भाई, जब वेरिएबल बनेगा तभी तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। जब रूम बनेगा तभी तो उसके अंदर प्रोडक्ट हम लोग स्टोर करेंगे, स्टोरेज रूम बनेगा तभी हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वेरिएबल का यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। तो ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अगर हम उसको एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स में या प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, तो उससे पहले उसे डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन रिजर्व्स सम मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर डेटा स्टोरेज। वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान एक मेमोरी रिजर्व हो जाती है, यानी कि पहले से मेमोरी एक अलोकेट हो जाती है, जिसके अंदर हम भविष्य में या प्रोग्रामिंग के दौरान वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम लोग डेटा टाइप का नाम लिखते हैं। तो मुझे ये पहले कंफर्म हो जाना होता है कि एक मेमोरी सेल में क्रिएट करने वाला हूँ, उस मेमोरी सेल के अंदर मुझे कैसी वैल्यू स्टोर करनी है, उसी के हिसाब से डेटा टाइप यहाँ लिखा जाता है। अगर इस मेमोरी सेल के अंदर मुझे कैरेक्टर स्टोर करने हैं, तो मैं यहाँ कैर लिखूंगा इसको। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है, एक मेमोरी सेल मैंने ch नाम का बनाया। अब ये मेमोरी सेल हो गया ch। अब इसके अंदर अगर मुझे कैरेक्टर a को स्टोर करना है, तो मैं क्या काम करूंगा, इसको डिक्लेयर करने से पहले कैरेक्टर का डेटा टाइप लिख लूंगा कि जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू कौन होल्ड कर सकता है। तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होल्ड कौन करता है, कैर करता है। तो कैर क्या होगा, डेटा टाइप होगा। ch क्या होगा, वेरिएबल हो गया। तो कोई भी मेमोरी सेल क्रिएट करने से पहले या कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने से पहले या डिक्लेयर करने से पहले हमें उसका डेटा टाइप मेंशन करना होता है। तो इसलिए सारा डेटा टाइप मुझे क्लियर होना चाहिए पहले से कि इंट क्या काम करेगा, फ्लोट क्या करेगा, डबल क्या करेगा, कैर क्या करेगा। तो उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ डेटा टाइप मेंशन कर देता हूँ। तो मुझे अभी फिलहाल इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी, तो मेरा डेटा टाइप क्या होगा, इंट। फिर बाद में मैं एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करता हूँ, तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या दिया, एन दे दिया। तो यानी कि एक मेमोरी सेल हमारा
मेमोरी में क्रिएट हो गया है और वो मेमोरी सेल कितने बाइट का बना होगा, 2 बाइट का बना होगा। तो ये मेमोरी में कुछ ऐसी स्थिति बन गई होगी। अब मेमोरी सेल का नाम क्या बना होगा, मेमोरी सेल का नाम बना होगा n। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर हम चाहें एक बार में तो ये वेरिएबल होगा। अगर मुझे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। सपोज मेरे को एक n डिक्लेयर करना था, एक वेरिएबल मैंने m भी डिक्लेयर कर दिया। अब मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में एक और मेमोरी सेल बन गया होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं पहला मेमोरी सेल हमारा जो बना वो n नाम से बना, एक और मेमोरी सेल बना, उसका साइज भी क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इंट टाइप के हैं, तो दोनों इंट हैं, तो इसलिए दोनों का साइज क्या होगा, 2 बाइट होगा। तो एक मेमोरी सेल और बन गया, उसका नाम क्या होगा, m। अब इनका दोनों का यूज क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग के दौरान वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो 2 मेमोरी सेल हमारे बन गए। तो अब अगर हम 2 मेमोरी सेल इस तरीके से बना रहे हैं अलग अलग लाइन पे, अगर हम चाहें तो इसे एक कॉमन लाइन पे भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे इंट मैंने ये लिखा डेटा टाइप n कॉमा m, तो एक सेम लाइन पे हम लोग कॉमा ऑपरेटर के थ्रू या कॉमा के थ्रू, ठीक है, कॉमा ऑपरेटर नहीं है कोई भी, तो n और m के थ्रू, ये सेपरेटर एक तरीके से होगा। तो n और m मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और दोनों वेरिएबल एक कॉमन लाइन में डिक्लेयर कर दिए। यहाँ int डेटा टाइप क्या होगा, कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, n के लिए भी और m के लिए भी। तो इस तरीके से हम सेम लाइन पे भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या बताया है, यहाँ इंट टाइप के 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दिए हैं। फर्स्ट है num, सेकेंड है sum, थर्ड है avg, और तीनों के लिए कॉमन डेटा टाइप कौन हो जाएगा, इंट। तो इस तरीके से अगर हम चाहें सेम लाइन पे एक से ज्यादा वेरिएबल को कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है और डिक्लेयर किया जा सकता है। अब किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे तो अब उसको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग के दौरान वैल्यू हमें स्टोर करानी होती है, तो उसी को बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। When a variable is defined, we can immediately give that variable a value। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हमें उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है या देनी होती वेरिएबल को वैल्यू। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और इनिशियलाइजेशन फंक्शन, यानी कि या तो सिंपली हम इनिशियलाइजेशन भी कई बार बोलते हैं या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो इनिशियलाइजेशन वर्ड बना इनिशियल वैल्यू, यानी कि किसी वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करने को ही वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। C++ सपोर्ट्स द फॉलोइंग वेज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। अब C++ में क्या होता है, हम लोग किसी भी वेरिएबल को 3 तरीके से, जनरल वे पे 3 तरीके से वेरिएबल को वैल्यू असाइन या इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंट n वैल्यू, तो जैसे ही मैं n वैल्यू डिक्लेयर करूंगा हमारी मेमोरी में क्या हुआ होगा, एक मेमोरी सेल बना होगा जिसका नाम क्या हो गया होगा, n वैल्यू। अब आप देखिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम लास्ट टाइम जैसे मैंने n और m लिए, अभी मैंने n वैल्यू ले लिया। तो ये देखिए एक आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर मतलब किसी भी वेरिएबल को जिस नाम के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, किसी वेरिएबल को या फंक्शन को या क्लास को या एरे को या पॉइंटर को या स्ट्रक्चर को, तो किसी भी प्रोग्राम के यूनिट का जो नेम डिसाइड किया जाता है वो आइडेंटिफायर होता है। तो आइडेंटिफायर के रूल रेगुलेशन अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में या नेक्स्ट क्वेश्चन में टॉपिक में इसी में कवर करने वाले हैं। तो क्या क्या हम लोग रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे वो नेक्स्ट इसी टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एन वैल्यू क्या है, एक आइडेंटिफायर का नाम है। तो आइडेंटिफायर का नाम एन वैल्यू एक्स टी आर जे कुछ भी हो सकता है, तो एक मैंने नाम दे दिया एन वैल्यू। अब इसके अंदर मैंने क्या वैल्यू स्टोर करी है, 5। अब आप देखिए होता क्या है, जैसे मैं डिक्लेयर करता हूँ खाली मैंने यूं लिखा इंट एन वैल्यू, तो मैंने एक वेरिएबल ये डिक्लेयर किया, अभी इसको वैल्यू नहीं दी। तो वेरिएबल जैसे ही मैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ये वाला लिखता हूँ तो हमारी मेमोरी में ऐसे एक मेमोरी सेल बन जाएगा जिसका नाम होगा एन वैल्यू। अब इस एन वैल्यू के अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, तो वैल्यू स्टोर कराने का 3 तरीके हैं। फर्स्ट आते हैं कॉपी इनिशियलाइजेशन। तो कॉपी इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, एक हमने ऐसे लिखा डेटा टाइप एन वैल्यू लिख दिया इक्वल 5, तो यहाँ पे एन वैल्यू इक्वल 5 ऐसे लिखा मैंने, एन वैल्यू इक्वल 5। तो कॉपी इनिशियलाइजेशन में इक्वल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इक्वल मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है या जो ऑपरेंड होता है वो इसके
असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड के अंदर स्टोर हो जाता है या वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो n वैल्यू असाइनमेंट 5 या n वैल्यू इक्वल 5 का मतलब क्या हुआ, n वैल्यू के अंदर 5 स्टोर हो जाता है। तो ये इस तरीके से 5 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो n वैल्यू क्या होगा, एक मेमोरी सेल का नाम हो गया, और इक्वल 5 हमने ऐसे लिखा तो मेमोरी सेल के अंदर 5 ऐसे स्टोर हो जाना है। तो हम फिलहाल सेम लाइन पे भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें इसको डबल लाइन पे ऐसे भी लिख पाएंगे। इंट n यानी कि डिक्लेरेशन मैंने फर्स्ट लाइन पे कर दिया, और n नाम का हो गया, फिलहाल यहाँ पे n वैल्यू है तो मैंने n नेम से वेरिएबल ले लिया। तो n इक्वल में 5 इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ठीक है। फिर आते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, दूसरा तरीका। तो पहला एक कॉपी इनिशियलाइजेशन होगा, तो किसी भी कॉपी इनिशियलाइजेशन को इक्वल का यूज करके हम लोग इस तरीके से यूज कर पाएंगे। फिर आते हैं सेकंड डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, अगर आपको n वैल्यू को वैल्यू देनी है तो दो तरीके से, पहला तरीका हमने ये सीख लिया, सेकंड तरीका ये वाला है। तो यहाँ पे n वैल्यू को वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है, तो हम लोग इस तरीके से पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज करके उसके अंदर जो भी वैल्यू हमें n वैल्यू को देनी है तो हम इस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट n वैल्यू लिखा, n वैल्यू को 5 दिया। अब n वैल्यू की वैल्यू मैं प्रिंट करने वाला हूँ, तो मेरे को जो सी आउट होगा वो 5 प्रिंट करके देता है टर्मिनल स्क्रीन पे या मॉनिटर पे। अब एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है, जैसे मैंने ऊपर वाला n वैल्यू को वैल्यू देनी थी तो मैंने कहा भाई इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं डबल लाइन पे। जैसे मैंने लिखा इंट n वैल्यू, ये डिक्लेयर किया मैंने। अब n वैल्यू को मुझे वैल्यू देनी है 5, तो मैंने क्या लिखा, इक्वल 5। तो ये जो है ये फर्स्ट वाला जो कॉपी इनिशियलाइजेशन है उसके लिए तो एकदम सही होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई इस तरीके से हम वैल्यू दे सकते हैं किसी भी n वैल्यू वेरिएबल को, तो क्या हम इस तरीके से दे पाएंगे। इंट n वैल्यू मैंने ये यूज करा, ठीक है। फिर बाद में n वैल्यू अगर मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ ये 5, तो क्या ये वैलिड होगा, ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये n वैल्यू फिर एक फंक्शन तरीके से ट्रीट होना चालू होता है, तो ये थोड़ा सा एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है। तो इसको एक कॉमन लाइन पे हम लोग इस तरीके से यूज कर लेते हैं। फिर आते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। जब रन टाइम पे हम लोग किसी वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो उसको डायनामिक बोलते हैं। डायनामिक इनिशियलाइजेशन मींस टू गिव अ वैल्यू टू वेरिएबल बाय इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन, यानी कि जब एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी, सॉल्व होगी, तभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट नाम का एक वेरिएबल है। अब इसको कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, जो राइट हैंड साइड पे पूरी एक्सप्रेशन है, ये जब सॉल्व होगी इसका जो फाइनल आंसर आएगा वही सिंपल इंटरेस्ट नाम से एक वेरिएबल है, उसके अंदर वही वैल्यू स्टोर होगी। लेकिन अब ये वैल्यू कब मिलेगी, जब प्रोग्राम रन करेंगे तब मिलेगी, या एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी तब मिलेगी। यानी कि वेरिएबल को वैल्यू मिल रही है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली मिल रहा है, रन टाइम पे मिलेगा, प्रोग्राम को रन करते समय मिलेगा। तो इस तरीके के इनिशियलाइजेशन को हम लोग डायनामिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो तीन तरीके का हो गया, फर्स्ट कॉपी इनिशियलाइजेशन, सेकंड होगा डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, थर्ड होता है डायनामिक इनिशियलाइजेशन। अब बात करते हैं अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल क्या होता है। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल होता है जैसे कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया n, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं, तो प्रिंट करने के लिए सी आउट ऑब्जेक्ट का मैं यूज कर रहा हूं, n की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करने वाला है, तो अब देखिए n को मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है, तो जिस कारण इसको हम लोग अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल कहते हैं। तो अ वेरिएबल दैट इज नॉट इनिशियलाइज्ड इज कॉल्ड अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। तो कोई भी वेरिएबल जिसको इनिशियलाइज नहीं किया जाता है, जिसे कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, उसे अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल कहते हैं। In C++, a fundamental variable that is uninitialized, C++ में कोई भी वेरिएबल जो इनिशियलाइज नहीं करता है, that will have a garbage value until we assign a valid one, यानी कि जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो वो एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है, यानी कि n जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू। अब इस बात को हमें थोड़ा सा समझ लेना होगा कि जो पुराने हमारे कंपाइलर है, जैसे टर्बोसी के जो पुराने ओल्ड वर्जन्स हैं, अगर वहां पर मैं n की वैल्यू प्रिंट करता हूं यहां, तो वो गार्बेज वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकता है इसके बाद। लेकिन अब जो मॉडर्न कंपाइलर आए हैं वहां पर n की वैल्यू 0 प्रिंट होगी। ध्यान रखिएगा, अनइनिशियलाइज्ड की वैल्यू क्या प्रिंट होती है, 0। जावा कंपाइलर में भी है 0,
लेकिन अब जो ये मॉडर्न कंपाइलर हमारे हैं, ये सारे अब कोई भी अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल की वैल्यू को 0 प्रिंट कर रहे हैं, और जो पुराने वर्जन है वो गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो अभी जिस कंपाइलर का मैं यूज करने वाला हूं, या जिसके थ्रू हम लोग पूरी C++ प्रोग्राम को सीखने वाले हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने वाले हैं, तो इसके दौरान मैं कंपाइलर यूज करने वाला हूं बोरलैंड 5.02। तो ये जो कंपाइलर हमारा होगा, ये अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल की वैल्यू 0 प्रिंट करने वाला है। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद इसको कंफर्म भी कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन C++। अब ये केवल वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल रेगुलेशन नहीं है, ये कोई भी आइडेंटिफायर, अगर आप किसी एरे का नाम असाइन करते हो, किसी फंक्शन का नाम असाइन कर रहे हैं, या किसी वेरिएबल का नाम, या किसी पॉइंटर का नाम, तो ये जो रूल रेगुलेशन ये सभी लैंग्वेज में फॉलो होता है, C हो, C++ हो, जावा हो, C# हो, तो ये एक कॉमन रूल्स है। तो जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, नंबर 1 रूल क्या है, देखिए वेरिएबल का नाम लिखते टाइम क्या ध्यान रखना होगा। A variable name can consist of capital letters, lowercase letters, digits and the underscore character। यानी कि 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से ही आप कोई वेरिएबल बना पाते हैं। एक क्या होगा, A से लेकर Z तक हम लोग कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, या लोअर केस अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, या किसी न्यूमेरिक डिजिट का यूज कर पाएंगे 0 से 9 तक, या अंडरस्कोर सिंबल, केवल एक सिंबल होगा अंडरस्कोर, यहाँ पे यूज हुआ देखिए, अंडरस्कोर सिंबल का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से ही कोई भी वेरिएबल डिसाइड होता है। जैसे फर्स्ट क्या है, INT सम, तो यहाँ पर क्या है देखिए, S कैपिटल है, U और M क्या है, स्मॉल लेटर है, तो 4 का कॉम्बिनेशन, तो 4 का कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं कि चारों चीजें हर वेरिएबल में हो, मतलब 4 में से किसी एक सिंगल नेम से भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे अगर आपको इंट ए नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा, ये वेरिएबल वैलिड हो गया, ठीक है, क्योंकि इन 4 में से कोई एक होना चाहिए, 4 में से कोई 2 का कॉम्बिनेशन हो, 4 में से कोई 3 का हो, या चारों का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर इक्वेशन में केवल चारों का कॉम्बिनेशन हो, हम सिंगल कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, तो ये वैलिड है। ऐसे मान लीजिए कोई मैंने एक वेरिएबल n डिक्लेयर किया स्मॉल लेटर में, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल वैलिड हो गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि केवल इंट में 9 लिखता हूं तो ये क्या है, इनवैलिड है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, हमें ध्यान रखना होगा। अभी ये 9 जो होगा ये अकेले यूज नहीं हो सकता, अकेले हम इन 2 का यूज कर सकते हैं, लेकिन अकेले हम लोग अंडरस्कोर यूज नहीं कर पाएंगे कि मैं अंडरस्कोर नाम से कोई वेरिएबल दे दूं, तो ये गलत होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो नीचे के 2 हैं ये कॉम्बिनेशन में ही यूज होंगे, लेकिन ऊपर के कैपिटल और स्मॉल को हम लोग इंडिपेंडेंटली ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉटम वाले 2 को हम अकेले यूज नहीं कर पाएंगे, इसको कॉम्बिनेशन में ले पाएंगे। जैसे सपोज अगर मैं A9 लिख दूं तो ये वैलिड हो जाएगा, जैसे 9 का यूज है लेकिन कॉम्बिनेशन में है तो ये वैलिड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वैलिड हो गया। सेकंड क्या है, INT हिंदी, तो सारा हिंदी नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप इंट हो गया, सारे अगर हमारे स्मॉल में भी है तो ये वैलिड होगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हिंदी के मार्क्स अगर मुझे स्टोर करने होते तो मैंने एक मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम लिख दिया हिंदी। फिर इसके बाद हिंदी फर्स्ट, जैसे हिंदी फर्स्ट है, हिंदी सेकंड है, अगर मेरे को वैल्यू स्टोर करनी तो मैं अंडरस्कोर का यूज कर सकता हूँ, लेकिन अंडरस्कोर कैसे यूज होगा, गैप का यूज नहीं होता है, तो अंडरस्कोर बीच में हिंदी और फर्स्ट को हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, इंट हिंदी मैंने लिखा और फर्स्ट ऐसे लिख दिया, यानी कि गैप दे दिया, तो यानी कि किसी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होता, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने स्पेस यहाँ पे दे दिया है। तो स्पेस की जगह पे हम लोग अगर अंडरस्कोर लगा देंगे फिर ये वैलिड हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। INT COMP5 यानी कि कंप्यूटर की मार्क्स स्टोर करने, सपोज मैंने 5 यहाँ पे लिखा, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू को हम वेरिएबल अल्फाबेट्स के बाद में यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ पे भी कर रखा है, तो ये वैलिड होगा। न्यूमेरिक से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे भी देखिए AVG9 लिखा मैंने, तो ये वैलिड तरीका है, यानी कि न्यूमेरिक को बाद में लिख सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर, पहला कैरेक्टर क्या होगा, लेटर या अंडरस्कोर हो सकता है, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर कभी भी न्यूमेरिक नहीं होगा। जैसे 9 AVG लिखा, ये इनवैलिड हो गया, गलत तरीका हो गया। आप AVG9 लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट मैंने लिखा A, इसके बाद 9 VG लिख दीजिए, ये चलेगा। यानी कि फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या लास्ट कैरेक्टर हमारा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो स्टार्टिंग होने के कारण ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया।
स्टार्टिंग में दो ही चीजें होंगी, या तो ये अल्फाबेट होंगे कैपिटल स्मॉल, या तो अंडरस्कोर का यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे इंट अंडरस्कोर हिंद नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, तो ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम, यानी कि कभी भी वेरिएबल के नाम में ब्लैंक स्पेस का हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे ऑलरेडी मैंने इस वाले एग्जांपल में आपको बताया कि इंट हिंदी फर्स्ट अगर हमने लिया, हिंदी और फर्स्ट के बीच में क्या गैप है, स्पेस है, जो गलत तरीका होता है। तो कभी भी वेरिएबल के नाम में हम लोग स्पेस नहीं लगा सकते। अगर हमें डिक्लेयर करना ही है हिंदी फर्स्ट नाम से, तो हम ऐसे कर पाएंगे, हिंदी और विदाउट स्पेस के हम फर्स्ट लिख दें। एक तरीका ये हो गया, या दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं, इंट हिंदी अंडरस्कोर बीच में लगा लें फिर फर्स्ट लिख लें, तो ये तरीका भी वैलिड माना जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश, डॉलर, आर्ट नॉट अलाउड। केवल एक ही स्पेशल कैरेक्टर हमारा अलाउड है, और वो क्या है, अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर अलाउड नहीं होता। यानी कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मैंने बताया, या तो कैपिटल अल्फाबेट होंगे, या तो स्मॉल होंगे, या तो 0 to 9 डिजिट होगा, या अंडरस्कोर होगा। यही चार के कॉम्बिनेशन से वेरिएबल बनता है। बाकी कोई भी सिंबल अगर हमारे वेरिएबल में यूज हो रहा है तो वो तरीका इनवैलिड होता है। C++ कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। जैसे अगर मैंने कुछ कीवर्ड लिखा, जैसे अगर मैं ये लिख देता हूँ int goto, अब मैंने एक goto नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अभी अगर आप देख रहे होंगे, जितने रूल रेगुलेशन हमने फर्स्ट 4 पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ये चारों रूल रेगुलेशन इस पे अप्लाई होता है। तो अगर इन चारों रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारा एकदम एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, देखिए, गो टू ऑलरेडी एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या होता है, देखिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसका यूज ऑलरेडी पहले से कंपाइलर कर चुका होता है। तो उन वर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल या आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो गो टू एक ऑलरेडी कीवर्ड है, इसका जंपिंग स्टेटमेंट है। बाकी जब हम प्रोग्राम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये गो टू हमारा कीवर्ड हो गया, तो इसलिए ये एक वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कीवर्ड्स को किसी को भी हम लोग वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। जैसे int फॉर है, भाई फॉर में आपका न्यूमेरिक से नहीं होना चाहिए था, नहीं है, चलिए ठीक है, सही था। और उसके अलावा स्पेस नहीं होना चाहिए था, स्पेस भी नहीं है, तो ये है तो वैलिड, लेकिन कीवर्ड होने के कारण क्या बन गया है, इनवैलिड बन गया। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कोई भी वेरिएबल कीवर्ड है या नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वर्ड कीवर्ड होते हैं। उनको छोड़कर हम किसी भी एक्स्ट्रा आइडेंटिफायर ले सकते हैं, बस कीवर्ड को यूज नहीं करना है। एक और पॉइंट होगा कि वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने इंट स्मॉल लेटर ए, तो ये दोनों वैलिड है। ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल, यानी कि ये दोनों सेम वेरिएबल नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे। यानी कि ये ए अलग है, ये वाला ए अलग है। तो स्मॉल और कैपिटल का फर्क होता है। तो इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो कैपिटल में है या स्मॉल में है, इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी होता है। दूसरी चीज क्या है, अगर कोई भी वेरिएबल हम प्रोग्राम में एक बार यूज कर दें तो दोबारा उसको उस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर यूज नहीं कर सकते, तो डबल डिक्लेरेशन एरर हो जाती है। पूरे प्रोग्राम में कर पाएंगे, तो अभी जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में चलेंगे तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस में देखिए जनरली दो तरीके के वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब आजकल ये स्टैटिक वेरिएबल भी होने लगा है सी प्लस प्लस के एडवांस वर्जन में। तो फिलहाल जो जनरली अभी आज की कोर्स के अकॉर्डिंग, मैं अभी के अकॉर्डिंग बात करूं, जितना हम लोग अभी तक जान रहे हैं, तो दो तरीके के वेरिएबल जनरली हम लोग यूज करेंगे। एक लोकल वेरिएबल होगा, एक ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए, अगर मान लीजिए मेरे प्रोग्राम में दो फंक्शन में यूज कर लेता हूँ। एक मैंने यूज करा डिस्प नाम का फंक्शन है, ठीक है। एक मैंने यूज कर दिया वॉइड मेन, क्योंकि हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना कंपलसरी है। तो वॉइड मेन मैंने एक फंक्शन यूज कर दिया, वॉइड MAIN, मान लीजिए मेन फंक्शन। तो ये मैंने डिक्लेयर किया। अब मैं किसी वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करता हूँ इंट n, ये हो गया।
और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट p और एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया इंट r। तो तीन वेरिएबल मेरे पास में है, एक है r, सेकंड है p, थर्ड है n। अब वेरिएबल लोकल किसको बोलेंगे, ग्लोबल किसको बोलेंगे? देखिए, जो वेरिएबल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ डिस्प क्या है, डिस्प के अंदर हमने एक p नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो p क्या है, लोकल वेरिएबल है। और ये n भी क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। इनका स्कोप क्या होगा, यानी कि ये कहाँ यूज हो सकते हैं, ये केवल इसी फंक्शन के अंदर यूज होंगे। डिस्प का जो p वेरिएबल है वो केवल डिस्प के अंदर यूज हो सकता है, उस p को मैं इस मेन के अंदर यूज नहीं कर सकता हूं। और मेन का n ये भी लोकल वेरिएबल है और इसको भी मैं डिस्प के अंदर यूज नहीं कर सकता हूं, तो क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल केवल उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस होते हैं जिसके अंदर इनको डिक्लेयर किया जाता है। तो इनका रेंज फिक्स्ड होता है, ये जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होंगे केवल उसी के अंदर यूज हो सकते हैं। तो p क्या हो गया, p का स्कोप केवल एक लोकल वेरिएबल है, p का स्कोप केवल इसी फंक्शन के अंदर होगा। p को मैं ये नीचे मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकता हूं और मेन का जो n है लोकल वेरिएबल है उसको मैं डिस्प फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकता हूं। तो ये तो हो गया लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो ग्लोबली यानी कि पब्लिकली हम किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ r क्या मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल होने के कारण r का यूज मैं इसके अंदर भी कर पाऊंगा और r का यूज मैं मेन फंक्शन के अंदर भी कर पाता हूं। तो इसलिए r का स्कोप क्या होगा, सबसे ज्यादा हो गया। भाई लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, केवल अपने फंक्शन के अंदर तक है, और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या है, पूरे प्रोग्राम में जहां चाहे वहां हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर लेते हैं। तो अब किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है तो तरीका क्या होगा, तो किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए उसे मेन फंक्शन के ऊपर अगर ऐसे डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। तो मेन के ऊपर डिक्लेयर करते ही हम वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीजों को मैं प्रैक्टिकली करके देखता हूं, देखिए हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब मैंने यहाँ पे बोलेंट कंपाइलर का यूज कर लिया है। अब ये पहले ही मैंने एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे प्रोग्राम का, जहाँ जो मेरे को हर प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होता है ऑलरेडी मैंने लिख लिया। यहाँ हेडर फाइल iostream.h का यूज किया गया है, सेकंड पे conio.h का यूज है, वॉइड मेन से हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा clr scr। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो मैंने इंट n नाम का वेरिएबल लिया, तो इसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। तो यहाँ n क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया, और int क्या हो गया, हमारा डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप क्या बता रहा है कि भाई कोई वेरिएबल कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, ये जो क्लियर करेगा ये कौन होगा, डेटा टाइप होता है। तो हमारा डेटा टाइप यहाँ पे क्या हो गया, इंट हो गया, और n क्या हो गया, वेरिएबल। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका ये होगा, अगर मुझे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, उससे पहले कैर डेटा टाइप का यूज करता हूं और वेरिएबल का नाम क्या होगा, ch। ऐसे फ्लोट डेटा टाइप मुझे डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ फ्लोट लिखूंगा और वेरिएबल का नाम क्या होगा, सपोज मैंने लिख दिया वेल नाम का वेरिएबल ले लिया। ऐसे डबल टाइप का अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं ऐसे डबल लिख के कोई भी वेरिएबल का नाम यहाँ डिक्लेयर कर सकता हूँ या नाम दे सकता हूँ। तो फिलहाल हम इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे और उस तरीके से उनकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं पहले इंट टाइप का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इन वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ n इक्वल 5 दिया, तो इक्वल मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है, जनरली हम लोग इक्वल बोलते हैं, इक्वल नहीं है क्योंकि इक्वल डबल इक्वल को इक्वल बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो फिलहाल ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो n की वैल्यू जो है वो 5 है। अब इसको मेरे को प्रिंट करना है तो मैं कैसे चेकआउट करूंगा, सी आउट, क्योंकि कोई भी चीज प्रिंट करनी है तो मुझे सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है और इसके साथ में आउटपुट ऑपरेटर ये लगाना होता है। अब किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, उस वेरिएबल का नाम। तो n की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी थी, तो ये मेमोरी में क्या हुआ होगा, n नाम से एक मेमोरी सेल बना होगा, उस मेमोरी सेल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई होगी, 5 हुई होगी। तो जब मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए आउटपुट विंडो में हमारा 5 आता है, यानी कि उस वेरिएबल को जो वैल्यू हमने दिया होगा वो वैल्यू हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। अब इसी में अगर मान लीजिए मेरे को कैरेक्टर टाइप का वैल्यू लिखा होता तो कैरेक्टर को क्या लिखेंगे, कैर डेटा टाइप का यूज करेंगे। वेरिएबल का नाम सपोज n है, अब मैं इसके अंदर a स्टोर करना चाहता हूँ
तो ए स्टोर करना है, फिर मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूं तो ये एरर देने वाला है। क्यों एरर इसलिए देने वाला है, देखिए मेक फील्ड आ गया है, तो ये एरर इसलिए देने वाला है, ऑलरेडी हमने बताया कि कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। तो कंट्रोल F9 करेंगे प्रोग्राम रन करने के लिए, तो देखिए ए प्रिंट हो गया। तो कैरेक्टर अगर हमें स्टोर कराना है तो हम लोग यहाँ पे उससे पहले डेटा टाइप कैर लिख लेते हैं, और ऐसे फ्लोट अगर स्टोर करना है तो यहाँ फ्लोट होगा। ठीक है, मैं इस तरीके से यूज करूंगा फ्लोट। एन मेरा वेरिएबल हो गया, तो न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट कोड 3.45 मैंने इसको वैल्यू दे दी। मैं रन करूंगा तो देखिए 3.45। ऐसे हम डबल का भी यूज कर पाएंगे। तो जैसा भी हमें वैल्यू स्टोर करानी किसी वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करानी है, तो उससे रिलेटेड डेटा टाइप हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई भी वेरिएबल तीन तरीके से इनिशियलाइज हो सकता है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन क्या है, हमने लिखा यहाँ इंट n, और n को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग ने इस तरीके से वैल्यू दी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था कॉपी इनिशियलाइजेशन। तो उसके थ्रू ये हमारा इनिशियलाइज हो गया वेरिएबल। अगर मैं चाहूँ अलग अलग लाइन पे भी इसको ऐसे इनिशियलाइज कर सकता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। तो ये अलग अलग लाइन पे भी हम लोग ऐसे वैल्यू दे पाते हैं। अगर हम चाहें एक साथ दो वेरिएबल भी डिक्लेयर कर पाते हैं, तो n की वैल्यू सपोज मैंने 5 दिया और m की वैल्यू मैंने क्या कर दिया 2 दे दिया, और int क्या हो गया इसके लिए कॉमन हो गया। अब मैं इसी के आगे n की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं इस तरीके से एक गैप कर लेता हूँ, फिर मैं m की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। तो देखिए n और m दोनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो कास्केडिंग क्या होता है, जब सेम स्टेटमेंट में हम एक से ज्यादा वेरिएबल को प्रिंट करते हैं उसको कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि एक साथ इस तरीके से कैसे वैल्यू दे दी। तो ये थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा इसको हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम अगर इसको चाहें तो ये वाली चीज़ तो सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मुझे गैप देना है तो मैं इस तरीके से, गैप स्ट्रिंग है मेरा तो इस तरीके से दे दूंगा। तो अगर हमको 3 लाइन में यूज करना है तो अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि सी आउट एन की वैल्यू प्रिंट करनी है, और इसमें क्या हो रहा है दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, फिर एम की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो ऐसे, तो इसी को मैंने सेम लाइन पे क्या लिख दिया, सेम लाइन पे इस तरीके से लिख दिया। जो 3 लाइनों में लिखा है वो सेम ये वाली चीज हो गई। तो हम एक सेम कॉमन लाइन पे इस तरीके से भी वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो ऐसा भी कर पाएंगे। हमने दोनों डिक्लेयर यहाँ कर दिया, n को वैल्यू दे दी 5, ये हो गया, और m को वैल्यू दे दी 2। तो ये भी तरीका इनिशियलाइजेशन का हमारा सही होता है। तो जो भी ये प्रोग्राम मेरे को आउटपुट दे रहा है, रन हो रहा है प्रोग्राम, वो सारे तरीके हमारे वैलिड होते हैं। तो हम लोग ये भी हम कर पाएंगे, अगर चाहे तो इस तरीके से भी काम कर पाएंगे। ठीक है, सेम लाइन पे मैंने लिख दिया, तो जो भी रन हो रहा है सब कुछ हमारा ठीक है तरीका। तो ये फर्स्ट वाला जो हो गया, ये कॉपी इनिशियलाइजेशन हो गया, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। अब डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, देखिए डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में अगर एक n है वेरिएबल, इसको मुझे वैल्यू देनी है। तो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि पैरेंथेसिस का यूज करके हम लोग इस तरीके से वैल्यू देते हैं। तो n की वैल्यू मैंने क्या इनिशियलाइज कर दी 5, तो इस तरीके से हुआ, n के अंदर 5 स्टोर हो गया। बाद में मैं n की वैल्यू प्रिंट करने वाला हूँ, तो क्या प्रिंट होने वाला है, देखिए n की वैल्यू 5 प्रिंट होने वाला है। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो वैल्यू मैं कुछ भी दे दूं, यहाँ पे केवल 5 नहीं, मैं 15 वैल्यू दे दूं, तो देखिए वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है, अब इसी में क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा डायनामिक इनिशियलाइजेशन। तो डायनामिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जो हम लोग रन टाइम पे वैल्यू देंगे, या जैसे हमने एक वेरिएबल दे दिया इंट a की वैल्यू हो गई सपोज 5, एक और वेरिएबल दे दिया इंट b, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब हमको n को वैल्यू देनी है, तो n को मैं क्या कर रहा हूँ a इंटू b, यानी कि अब प्रोग्राम रन करने से पहले देखिए a को तो मालूम है कि भाई मेरी वैल्यू 5 है, b को भी मालूम है मेरी वैल्यू 5 है। फर्स्ट दो स्टेटमेंट में हम लोगों ने कॉपी इनिशियलाइजेशन का यूज करा है, लेकिन नेक्स्ट वाले पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डायनामिक इनिशियलाइजेशन। तो n को वैल्यू कब मिलेगी, जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, a और b का मल्टीप्लाई होगा, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो n के अंदर जाने वाला है। अब ये इवेल्युएट कब होगी, जब प्रोग्राम रन करेंगे तब होगी। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस दौरान जब किसी वेरिएबल को वैल्यू मिलती है तो उसको डायनामिक इनिशियलाइजेशन, तो थर्ड वाले में n के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो डायनामिकली जाएगी, रन टाइम पे जाएगी, तो इसलिए डायनामिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो ये 3 तरीके के इनिशियलाइजेशन हो गए।
अब थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं कि एक n अगर हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो क्या हम इसके अंदर वैल्यू निगेटिव स्टोर कर पाएंगे? हाँ, कर पाते हैं। तो अगर मैंने -5 दिया तो देखिए -5 वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब इसी में देखिए एक मैंने n लिया तो n के अंदर मैंने 4 5 स्टोर करा। तो अभी क्या है, ये 4 5 मैंने स्टोर करा तो ये 4 5 हो गया। यानी कि n के अंदर हम लोग इंटीजर जो डेटा टाइप होता है फिर वो 3 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है डेसिमल, सेकेंड होता है ऑक्टल और थर्ड होता है हेक्साडेसिमल। तो अगर मान लीजिए मैंने n स्टोर करा तो n हमारा 45 है, मैं n की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं तो क्या प्रिंट होने वाला है 45। अब अगर मैं इससे पहले 0 लगा दूं, ये मैंने 0 लगाया तो ये अब क्या प्रिंट करने वाला है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 045 ही प्रिंट करेगा, लेकिन ये 045 प्रिंट करने वाला नहीं है और ये प्रिंट क्या करेगा 37 यानी कि 37। तो ये 37 प्रिंट क्यों किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि किसी भी नंबर से पहले अगर हम 0 लिख लेते हैं तो वो नंबर फिर हमारा एज ऑक्टल नंबर ट्रीट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया इंटीजर डेटा टाइप 3 तरीके के हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये ऑक्टल की तरीके से ट्रीट होता है। तो ये मैं अपने डेटा रिप्रेजेंटेशन लेसन में वीडियो बनाया हूँ जिसमें ऑक्टल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, वो तमाम चीजें हमने वहाँ पे सिखाई हैं। तो अगर आप उसका यूज करेंगे तो इजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये ऑक्टल नंबर हो गया हमारा और इस ऑक्टल को जब आउटपुट विंडो पे हमको 37 नजर आ रहा है तो ये उसका डेसिमल कन्वर्जन है। तो ऑक्टल को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यही 37 आएगा। अगर हमने 0x लिया तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। तो अब ये 4 5 का आंसर क्या देगा? ये 4 5 का आंसर 69 दिया। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई 4 5 और ये 69 उसका डेसिमल कन्वर्जन हो गया। तो ये हेक्साडेसिमली ट्रीट होता है। तो 0x को चाहे तो हम स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो जाता है। अगर कई लोगों को शायद क्लियर ना हो रहा हो तो अगर हमने 045 लिखा तो क्या है? ऑक्टल है। तो इसको हम लोग ऑक्टल बोलेंगे। तो ऑक्टल को जब हम रन कर रहे हैं तो ये n किस फॉर्म में वैल्यू दे रहा है हमको? हेक्साडेसिमल के फॉर्म में वैल्यू देता है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं, जैसे देख लीजिए मैं थोड़ा सा डिजिटल पेन का यूज कर लेता हूं। तो यहां पे हमने 4 5 है, मैंने कहा ये क्या होगा 4 5। अगर हमने ऐसे लिखा तो ये एक ऑक्टल नंबर, क्योंकि अगर किसी भी इंटीजर नंबर से पहले अगर 0 हम लगा देंगे वो एज ए ऑक्टल नंबर ट्रीट होता है। अब आउटपुट विंडो पे क्या आता है जब हम प्रोग्राम रन करते हैं? इसका डेसिमल वैल्यू प्रिंट होती है। तो अब हमारा ऑक्टल नंबर होगा 4 5 और किस में आंसर आने वाला है? डेसिमल में। तो ऑक्टल को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे? हम इसका प्लेस वैल्यू स्टाइल से वैल्यू निकालते हैं। तो जिसको कन्वर्ट करते हैं उसका बेस लिखते हैं 8 हो जाएगा। पावर फर्स्ट वाले के लिए 0 होता है, ये 0 पोजीशन होगा, ये 1 होगा। तो जो पोजीशन होता है वही पावर बन जाती। 8 पावर 0 इंटू 5 हो जाएगा। तो 8 पावर 0 वैल्यू 1 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 5। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब पावर नेक्स्ट वाले के लिए 1 होगा, 8 इंटू 1, ठीक है। और ये 4 के साथ 8 पावर 1 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 फाइनली आ जाएगा 32। अब दोनों स्टेप को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 4 5 प्लस 32 ये हो जाएगा 37। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 37 बेस 10। तो यही 37 हमको एज ए आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हम अगर रन कराते हैं प्रोग्राम को देखिए तो यही हमारा 37 हमको डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसको रन कर लेते हैं। कंट्रोल F9 हमने यहाँ पे किया, ये देखिए 37 हो गया। और वही सेम चीज हो रही थी, हमने 4 5 लिखा, वो उसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा 37। तो जो आउटपुट विंडो पे नजर आएगा वो डेसिमल वैल्यू नजर आएगी। ऐसे एक और एग्जांपल हम कोई ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर यहाँ पे मैंने 0x लिया तो 0x लिया तो ये क्या ट्रीट हो रहा है? ये हेक्साडेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग ट्रीट होता है। तो हेक्साडेसिमल यानी कि अब ये क्या हो गया नंबर? एज ए हेक्साडेसिमल नंबर होगा। जैसे सपोज हमने 0x लगाया तो ये हेक्साडेसिमल हो गया। 4 5 एज ए हेक्साडेसिमल नंबर ट्रीट हो रहा है और इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें? डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 5 हमारा ये आ जाएगा
तो ये आ जाएगा 16 पावर 0 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, और इंटू 5, ये सीधे क्या होगा 16 पावर 1 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 64। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 69, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 69 बेस 10। तो इस तरीके से देखिए हमारा अगर हम 0x से लिख लेते हैं तो ये हेक्साडेसिमल नंबर की तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। अब इसको अगर हम रन करते हैं प्रोग्राम में तो हमारा देखिए 045 क्या होता है, वो 69 आंसर प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो गया, इसका 0x हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो गया 45, यानी कि 0x से लिखा तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। अब जब हम इसको रन कर रहे हैं तो इसका डेसिमल फॉर्म पे हमको वैल्यू प्रिंट करता है। तो ये हमारे इंटीजर टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हो गए। अब हमने दो वेरिएबल की बात करी है, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो हमने सपोज यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल n लिया, अगर मुझे यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 5 रख दी तो n की वैल्यू यहाँ प्रिंट करना है, तो n क्या होगा, मेरा लोकल वेरिएबल होगा। ऐसे मान लीजिए मैंने अपने प्रोग्राम में एक और फंक्शन यूज कर लिया, वॉइड डिस्प्ले। मैंने एक और फंक्शन ले लिया, जैसे वॉइड मेन है, ऐसे मैंने वॉइड डिस्प्ले यहाँ पे लिख दिया। एक मैं वेरिएबल यहाँ n लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया, ये लोकल वेरिएबल हो गया हमारा, n क्या है यहाँ पे लोकल वेरिएबल हो गया। ऐसे एक और लोकल वेरिएबल मैं यहाँ डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट मैंने ले लिया सपोज m, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 15, ये हो गया। अब अगर मेरे को यहाँ n और m दोनों प्रिंट करने हैं तो मैं यहाँ इस तरीके से लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोग्राम हमारा रन होने वाला नहीं है। इसलिए रन होने वाला नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो n है ये एक हमारा लोकल वेरिएबल है और यहाँ m भी क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या बताया, लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये बताया, जो n आया ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। तो ये लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होगा, n को केवल मैं इतने मेन फंक्शन के अंदर ही यूज कर पाऊंगा, इस मेन फंक्शन के बाहर मैं n को यूज नहीं कर सकता हूं। ऐसे ही हमारे यहाँ लोकल वेरिएबल क्या हो गया, m हो गया, तो m का स्कोप भी क्या होगा, केवल इसी के अंदर होगा। m को मैं इस फंक्शन के बाहर किसी और फंक्शन में यूज नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ हमारी प्रॉब्लम क्या हुई है प्रोग्राम में, m एक लोकल वेरिएबल था जो मैंने दूसरे फंक्शन के अंदर यूज कर दिया है, जिस कारण प्रोग्राम हमारा क्या दे रहा है, एरर जनरेट करता है। तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर ये काम कर लूं कि अगर मैं यहाँ पे आता हूं और अगर मैं m को हटा देता हूं तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि जो m है n है वो लोकली यूज होना है और हमने केवल इसी फंक्शन के अंदर यूज करा है, तो लोकली यूज करा है, तो इसलिए ये यूज हो जाता है। अब ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, अगर कोई वेरिएबल मैंने इंट सपोज r ले लिया, अब r क्या होगा, एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया, यानी कि मेन फंक्शन के ऊपर अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है। तो जैसे ही हमने r ग्लोबली डिक्लेयर किया, अब r पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज हो सकता है, यानी कि r इस फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है और r का यूज मैं इस फंक्शन के अंदर भी कर सकता हूं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अब r लिखता हूं, देखिए थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे m को प्रिंट करने की कोशिश करी m को, तो हमारा प्रोग्राम देखिए एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि m एक लोकल वेरिएबल है जो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे r यूज हो सकता है। क्यों, क्योंकि r एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया है, तो अब हम इसको किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसको डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी यूज कर पाएंगे, हम उसको मेन फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आता है, सपोज अगर हमारा अभी के केस में n एक लोकल वेरिएबल है, r एक ग्लोबल वेरिएबल है, अगर मेरे को r को प्रिंट करने हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, 15 प्रिंट हो रहा है, जो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है। इमेजिनेशन हम कुछ यूं कर लेते हैं, हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का नाम सेम है। यहाँ पे लोकल वेरिएबल का नाम क्या है, n है, और ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी क्या है, n है। अब मेरे को अगर n की वैल्यू प्रिंट करनी है तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होने वाली है, तो जनरली क्या है कि देखो जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो प्रीफर करता है वो अपने लोकल वेरिएबल को प्रीफर करता है। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ प्रिंट करूँ तो अभी ये लोकल जो वैल्यू है 5 ये प्रिंट हो जाएगी हमारे प्रोग्राम में।
ठीक, अगर मेरे को यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल इस वाले n की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मुझे क्या करना होता है, जावा में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का अगर हम यूज करेंगे तो हमारी ग्लोबल वाले n की वैल्यू प्रिंट होती है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम दो जगह पे जनरली करते हैं। एक तो ये होता है अगर किसी क्लास के अंदर फंक्शन हमने डिक्लेयर किया उसका डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखनी हो तब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता है, या ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों का नाम सेम हो और हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो तब भी हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डेटा टाइप समझ में आया होगा। थैंक यू।